नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। दोस्तों जैसा कि डेली हम जो है एक नई सीरीज़ शुरू किए हैं, वो है इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो ज़्यादातर कठिन मानते हैं बच्चे और इसका रिसोर्स अच्छी तरह उपलब्ध होनी कठिन होती है। तो हम जो है इस सीरीज को लेकर के आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या चल रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन, याद रखिएगा, ये जो हमारी सीरीज है वह जो है कंप्लीट पर्यावरण सब्जेक्ट को कवर करती है। पूरा हमारी कंप्लीट होगी और लंबा थोड़ा लेक्चर जाएगा। लेक्चर वाइज हम आपको इसके लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब पे। आप कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब पर इसके लेक्चर सुनते रहिएगा। तो पार्ट 1 हो चुका है दोस्तों। पार्ट 2 जो है जलवायु परिवर्तन का हम आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे इस चैनल को, कर्मयोगी सिविल सर्विस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। याद रखिएगा दोस्त, आप कंपेयर करा लीजिए। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि इतना बेहतर जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी कोई नहीं पढ़ा सकता। ये मेरा दावा है, मेरा सबसे बड़ा ये दावा है कि इतना बेहतरीन, इतना आसान भाषा में और एक सीक्वेंस से, सीरीज से पढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल है। हम आपको एक कहानी के रूप में आसान शब्दों में बताते चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो शुरुआत किया गया था उसमें मैंने शुरू किया था। मैंने आपको बताया था थोड़ी कहानी पीछे से लेकर के, वो कहानी कहाँ तक आके रुकी थी याद करिए। वो 1992 में रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन हुआ तो उसमें याद रखिए, उसमें 3 कन्वेंशन की हमने बात किया था। 3 कन्वेंशन निकल के बाहर आए थे। पहला क्या निकल के आया था, आप उसमें कह सकते हैं UNCBD, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। दूसरा UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। और तीसरा था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में। तो उसमें हमने देखा कि जब क्लाइमेट से संबंधित बातें हो गई थी तो उसके लिए लोगों को, जितने देश थे उसमें जो भागीदार सदस्य देश थे, उनके मिलने के लिए एक सामूहिक हर साल आयोजन करने का प्रावधान किया गया, जिसको नाम क्या दिया गया, कोप बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, जिसका फुल फॉर्म होता है कोप, है ना। उस दिन हमने बताया था कोप होता है, कोप मीन्स कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, है ना, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, मतलब कि जो भी पार्टियां शामिल होंगी, जो भी देश शामिल होंगे, उनको जो आपस में मिलके जब निर्णय लेते हैं, बात करते हैं, तो कोप बोलते हैं। तो 1900 जो है आप देखें कि 1992 हुआ, 93 में प्रथम कोप हुआ, 94 में द्वितीय और 1995 में क्या हुआ, तृतीय हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह दोस्त, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती, 1995 में प्रथम, 96 में द्वितीय और 97 में तृतीय हुआ। अब जो 97 में तृतीय हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं कोप 3 से, है ना। यह कोप 3 क्या था दोस्तों, इसी को आप बोलते हो। ये हुआ कहाँ पर, ये एक शहर है क्योटो, ये जापान में एक शहर है, जापान के शहर क्योटो में हुआ था। कब हुआ था, ये 1997 में हुआ। यहाँ पर बहुत सारी मुख्य बातें निकल के आई। यहाँ पर कुछ मुख्य बातों में क्या क्या निकल के आई। पहली बात कि आप देखे थे कि इससे पहले जब सम्मेलन हुआ था 92 में, तो उसमें देशों को जो है 3 भागों में बांट दिया गया था। वो 3 भाग क्या थे, उसको आप क्या बोलते हैं, एनेक्जर बोलते हैं ना। एनेक्जर था, एनेक्जर मतलब कि आप बोलते हैं एनेक्जर, जिसको परिशिष्ट बोलते हैं एक, एनेक्जर सेम चीज़, एनेक्जर सेकेंड और एनेक्जर तृतीय। ये एनेक्जर 3 जो देश थे, इसमें संपूर्ण रूप से विकसित देश शामिल थे, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में से। ये विकसित, इसमें देश, सारे विकसित देश एनेक्जर 1 में कहलाते थे, इस सूची में आए। और ऐसे देश जो 1992 में जो है
ये रसिया की ऐसा लिखा नहीं है कि रसिया के विघटन के बाद, नहीं, इसमें ये दिया गया एनेक्जर 2 में ऐसे देश थे जो तत्काल समय में मंदी की अवस्था से वो विकसित तो थे, पहले उनकी आर्थिक हालात ठीक थी, लेकिन तत्काल समय में वो आर्थिक हालात सही नहीं थी, मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उनको किस में रखा गया, एनेक्जर 2 में रखा गया दोस्तों। तो ये हो गया एनेक्जर 2 के, ये भी एक तरह से विकसित ही देश थे लेकिन तत्काल समय में विकसित नहीं थे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पोलैंड और हॉलैंड, इधर पूर्वी यूरोप के देश आ जाएंगे। तृतीय में ऐसे देश रखे गए थे जो गरीब, विकसित और अल्प विकसित देश थे, उसमें भारत, चाइना भी उस समय का था, ये सारे देश इसमें एनेक्जर 3 में शामिल थे। इन चीज़ों को ये कब हुआ था, 1992 के कब हुआ था दोस्तों, रियो सम्मेलन में हो गया था। जब ये हो गया तो फिर क्योटो में इन बातों पर इस बातों पे आगे बढ़ाया गया कि ठीक है भाई, अगर 3 देश हैं तो जैसा कि 1750 में, आप याद रखिए 1750 में जो है यूरोप में माना जाता है कि क्या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब उसी के समय से जो है उद्योग बड़े स्तर पे चलना शुरू हो गए थे और जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार कारक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा गैस छोड़ना, ये सारी इंडस्ट्रियों से निकलना शुरू हुआ था और आज हालात ये बन गई। तो अल्प विकसित या अविकसित देशों का ये तर्क था, उनका ये कहना था कि भैया हम ही क्यों समस्या झेलें, आप लोगों ने तो विकसित हो चुके हो, आपकी जीडीपी ना है, पर कैपिटा इनकम इतना आगे हो चुकी है और हम भोगे, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है ना। तो इन बातों को लेकर के एक बात आई, वहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, उसको बोला गया CBDR। इसका मतलब हुआ कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉमन बट, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, मतलब हर देश का, सभी लोगों का कॉमन, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी तो है, सभी लोगों की कॉमन जिम्मेदारी है, लेकिन अलग अलग है। मतलब कि सभी देश मिलकर के, विश्व के सभी देश इस वर्तमान समस्या पर, जलवायु परिवर्तन की वर्तमान समस्या पर काम तो करेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अलग अलग होगी। पहले ऐसे देश, विकसित देश, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, अविकसित देशों की जिम्मेदारी कम होगी। तो ये नया कॉन्सेप्ट कब लाया गया दोस्तों, ये 1997 के जो है क्योटो प्रोटोकॉल में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। इसमें एक चीज़ और लाई गई, जब इन चीज़ों को लाया गया भैया कॉमन तो होगा, ठीक है, अब कब तक के लिए, है ना, तो ये जिम्मेदारी कब तक मानी जाएगी, तो इसके लिए एक समय निश्चित किया गया। वो जो था क्योटो प्रोटोकॉल के लिए समयावधि जो थी वो क्या थी, समयावधि ये थी, ये 2012 तक के लिए ये बात की गई थी, ठीक है, ये 2012 तक के लिए इसको लागू करना था। एक चीज़ और हुआ कि ठीक भैया कॉमन हो गया, ये चीज़ें हो गई, फिर जो है अविकसित देशों ने बोला कि भाई हमारी ही जिम्मेदारी क्यों, अब हमको आप तकनीकी नहीं दोगे, आप हमको बताओगे नहीं, तो हमारे पास इतनी तकनीक तो विकसित है नहीं, हम नई नई तकनीकी, स्वच्छ, आप बोलते हो जीवाश्म ईंधन का यूज बंद कर दीजिए, तो हम जीवाश्म नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे। उस समय आप सोचिए, आज से 20 साल, ये जो है 23 साल 24 साल और पहले 1997 में वर्तमान से, तो और भी ये जो बायोगैस, बायोडीजल की बात चलती है, ये सब चीज़ें तो प्रारंभिक अवस्था में थी और उस समय इन देशों के पास इतनी तकनीकी तो नहीं थी। तो इन लोगों का ये तर्क था कि भाई अगर आप मदद नहीं करोगे तो हम इन चीज़ों को कैसे हासिल करेंगे। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, वहाँ पर ये बोला गया, ट्रेडिंग की बात आई, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ यही ऐसा है कि इसी क्योटो प्रोटोकॉल इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं लाई गई। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया कार्बन ट्रेडिंग का। ये कार्बन ट्रेडिंग में क्या था दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, ये बोले कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मान लीजिए विकसित देश अगर ज़्यादा आप लोग हैं, अगर आप मतलब अविकसित देश अगर कम हो, हर सभी देशों को क्या कर दिएगा, एक निर्धारित मानक दे दिएगा कि आप जो है इतना इमिशन कर सकते हैं। अगर उससे कम एक सामान्य मानक से, अगर उस लाइन, मान लीजिए कि ये लाइन है कि मान लीजिए 100 अगर टन की बात कर दी गया,
ठीक है, कि 100 टन अगर कोई भी सभी कंट्री को 100 टन दे दिएगा। अब अविकसित देश हैं, उनके पास तकनीकी नहीं, वो कम यूज करेंगे, तो मान लीजिए ये जो है 80 टन क्या यूज किया, 80 टन जो है जीवाश्म ईंधन यूज किए, 20 टन इनका बाकी रह गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 टन अगर इनका बाकी रह गया तो इस 20 टन मतलब कि क्या हुआ, इनके पास एक ग्रीन हुआ। और मान लीजिए कोई विकसित देश है, उसने जो है 120 टन क्या किया, 120 टन खपत कर दिया जीवाश्म ईंधन, इसका मतलब अपनी सीमा शून्य पार कर गया। तो इस 20 टन जो उसने 20 टन एक्स्ट्रा खर्च किया है, उसको इसको पूर्ति करनी पड़ेगी, किसी ऐसे देश से लेना होगा जो या तो कम खर्च किया हो, उसके पास बचा हो, या तो मान लीजिए कोई ऐसा देश है उसने नई तकनीकी खोज डाली, सोलर सेल का यूज करके उसने सारी चीज़ क्या कर दिया, अपना एनर्जी की पूर्ति कर ली, और उसके पास जो है 80 मतलब कि कर लिया, और 85 कोयला से मात्र 50 टन ही कोयले की खपत किया। तो 50 टन जो है, और 50 टन इसने क्या कर दिया, वो क्लीन एनर्जी ऑप्शन कर ली। तो 50 टन इसके पास जो एक्स्ट्रा बच गया वो इसको बेच देगा तो इसको पैसा मिल जाएगा। तो इस सिस्टम को क्या बोला गया, कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का ये नया कॉन्सेप्ट कब लाया गया, 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में जब भाई आया। तो इस जो सर्टिफिकेट मिलेगी कि हाँ ठीक है आपका 100 था, आपने 80 ही बेचा, इन्होंने ज़्यादा, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया जाएगा, कुछ नाम तो होगा दोस्त ने, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया। इस स्पेशल नाम को आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कार्बन ट्रेडिंग में जो सर्टिफिकेट होगा, जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस प्रमाण पत्र का नाम रख लीजिए, याद कर लीजिए, उस प्रमाण पत्र का नाम रखा गया, क्या रखा जाएगा, आप खुद सोचिए, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट। क्या नाम इसका रखा गया, इस प्रमाण पत्र का, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट। इसका मतलब हो गया सेरू, क्या बोलते हैं, CERU। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये क्या है, सेरू क्या है, यह जो है सर्टिफिकेट है जो स्वच्छ ऊर्जा को प्रदर्शित करती है या इसके रिडक्शन को प्रदर्शित करती है। ये चीज़ हो गया इन चीज़ों को। अब बात आया कि अच्छा भाई ये चीज़ें तो ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आया, उसके लिए जो सर्टिफिकेट होगा ये कॉन्सेप्ट आया, फिर और क्या आया इसमें, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब इन देशों ने बोला, गरीब देशों ने, कि भाई इतना आप सब कुछ कर ले रहे हो, लेकिन हमारे पास ऊर्जा तकनीकी की ही कमी। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तकनीकी। अगर तकनीकी मिल जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन अगर तकनीकी ही नहीं है तो वो अभी जैसे बात चल रही है कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए, स्वच्छ ऊर्जा में बायोगैस के लिए बात चली, हाइड्रोजन ऊर्जा ईंधन की बात चली। हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त करने के लिए हाई उच्च स्तर की क्या चाहिए, तकनीकी चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए। उसके लिए ऐसा कुशल जो है, योग्य एवं कुशल जो है कारीगर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। इनकी तो है ही नहीं इन गरीब देशों, अविकसित देशों के पास। तो क्या करेंगे, इन लोगों ने सवाल उठाया ऐसे क्या होगा। तब ये हुआ कि ठीक है भाई, तो जो विकसित देश हैं वो क्या करेंगे, आपसे समझौता कर लेंगे, है ना। समझौता करके विकसित देश आपकी मदद करेंगे, आपके देश में ऐसे प्रोजेक्ट वो लगाएंगे। तो प्रोजेक्ट लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जितने % वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे उतने % जो है लाभ उनको मिलेगा, है ना, लाभ भी मिलेगा और इमिशन रिडक्शन की भी बात उनको मिलेगी। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को जो है, ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया, ये जो बात की गई, इसके लिए क्या कहा गया दोस्तों, तो इसके लिए 2 शब्द लाया गया। एक हुआ, तो इसके लिए तो कोई ना कोई नाम तो देना चाहिए ना। तो इसके लिए एक नाम दिया गया दोस्तों, उस नाम का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, CDM।
ये CDM का मतलब हुआ कि कोई भी एक विकसित देश, इसको इस तरह एग्जाम्पल से समझिए कि दिल्ली मेट्रो, DMRC बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये क्या है, यह जापान के मदद से जो है इसको लगाई गई है। अब भारत में मेट्रो को लगाने के लिए तकनीकी नहीं विकसित थी, तो जापान की सबसे बेस्ट तकनीकी थी, उसको इसकी मदद लिया गया। तो जापान एक विकसित देश था और भारत एक विकासशील देश है। तो विकसित देश और विकासशील देश मिल करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए, दिल्ली मेट्रो। अब क्या होगा, इस मेट्रो से होने वाला जो लाभ होगा, आप जैसा कि जानते हैं कि इतना सारा, मतलब कि सोचिए इलेक्ट्रिक से चलती है, ईंधन से नहीं चलती है, तो कितना सारा तो ऐसे ही इमिशन को कम कर दी, उत्सर्जन को कम कर दी। दूसरी पॉइंट कि अगर ये इमिशन को कम कर दी, दूसरी पॉइंट की इतनी ज़्यादा सवारी को कैरी करती है। आप देखते हैं कितनी भीड़ होती है, लोग खड़े खड़े होकर के जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक समय में जो उसकी लोडिंग कैपेसिटी वो भी ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति, जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितना हो, बहुत ही कम हुआ ना। विश्व में सबसे न्यूनतम अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है तो उसका दिल्ली मेट्रो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, CDM बोलते हैं, या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जो दोनों देश, ऐसे देशों के बीच भी किया जाए जो विकसित ही हो, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर विकसित देश के पास पूरी सारी तकनीकी ही हो, है ना। तो अगर विकसित देश आपस में मिल करके किसी ऐसे प्रोजेक्ट को चलाते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाता है ज्वाइंट, क्या बोलते हैं इसको, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। इस ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन के सिस्टम के तहत क्या है, JI जिसको आप बोलते हैं, इसमें जो है दोनों देश क्या होंगे, विकसित देश, है ना। दो विकसित देश मिल करके किसी एक प्रोजेक्ट पे, किसी कैसे, स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट, है ना, स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट, या कोई भी स्वच्छ ऊर्जा हो सकती है या स्वच्छ तकनीकी, है ना, ऊर्जा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इस दोनों में, इसमें या इसमें जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी कंपनी जितना ज़्यादा लगाएगी क्लीन प्रोजेक्ट में पैसा, उसका उतना ही क्लीन का भी, मतलब सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट शेरू भी उसका हिस्सा बनेगा, प्लस जो उस प्रोजेक्ट से लाभ होगा, ये अर्थव्यवस्था का पार्ट हो जाता है, उस लाभ में का भी इसको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया, ये क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इस तरह लागू की गई थी। ठीक दोस्तों, अच्छा इसमें एक चीज़ और था कि इसी को जो है, अगर ये इसी तरह है तो इसको एक नाम और देते हैं ना, AAU भी देते हैं। ये क्या था, अगर ये, अच्छा सॉरी, इसमें AAU जो है ये भी पॉइंट देते हैं। AAU क्या है, जैसा कि हमने बताया कि हर कंट्री को, हर देश को क्या दे दिया जाएगा, एक फिक्स जो है उसको स्तर दे दिया जाएगा, भैया आपकी सीमा यहाँ तक है। तो उस सीमा को क्या बोलते हैं, AAU बोलते हैं, असाइंड अमाउंट यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाइंड, ठीक है, असाइंड अमाउंट, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं असाइंड अमाउंट यूनिट, ठीक है, असाइंड अमाउंट यूनिट बोलते हैं ना। ये असाइंड अमाउंट यूनिट प्रति व्यक्ति को, प्रति कंट्री को, हर कंट्री या कम, याद रखिएगा, वो किसी देश को भी दिया जा सकता है, किसी फर्म को भी दिया जा सकता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को भी इस तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं, ये बोलते हैं। फिर ये शेरू हो गया, शेरू को एक नाम और भी बोलते हैं, इस सी को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इमिशन रिडक्शन यूनिट भी बोलते हैं। तो आप कहीं कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये अलग अलग नाम हैं, ठीक है, बात यही चीज़ें हैं। फिर दोस्तों इतनी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ देखते हैं, तो आप वो सोच रहे होंगे कि भाई अब ये कार्बन ट्रेडिंग हो गई, कार्बन मिल गया, सर्टिफिकेट हमको मिल गई, उसको हम बेचेंगे कहाँ, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे तो इसके लिए विश्व की अलग अलग देश जो हैं, अलग हर देशों में लगभग ऐसी व्यवस्था किए हुए हैं। ये कोई भी एजेंसी को क्या किया, सर्टिफाइड कर दिया गया, असाइन कर दिया गया है, वहाँ पर इनकी क्रय विक्रय की जाती है। तो भारत में ऐसी कौन सी संस्था, वो सेबी है,
ठीक है। सेबी जो है 2 जो है ऐसे चलाती है, 2 क्या कहती है, MCX बोलते हैं। MCX मतलब क्या होता है, ये मतलब कि बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज इसने जो है 2 एक्सचेंज को जारी कर दिया है। उस एक्सचेंज में अगर हम जा कर के इसकी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। किसने किया है, ये जो है खरीद बिक्री जो है सेबी की एजेंसी ये करती है, कार्बन यूनिट रिडक्शन के लिए की है। ठीक दोस्तों, इतनी चीज़ें हो गई। इसके आगे अब हम चलते हैं। अभी तो क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा था, ठीक है। इसके लिए जो जारी किया उसके लिए कार्बोनेक्स बोलते हैं। जो सेबी ने किया है वो क्या है, कार्बोनेक्स। ये क्या है, ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जा करके इस कार्बन ट्रेडिंग की जा सकती है, खरीद बिक्री की जाती सकती है। दूसरा है ग्रीनेक्स, दूसरा क्या है, ग्रीनेक्स, है ना। ये क्या है, ये सेबी द्वारा संचालित 2 जो है एक्सचेंज है जहाँ पर जो है कार्बन ट्रेडिंग की खरीद बिक्री की जाती है। ठीक, तो अब इसके आगे फिर दोस्तों चलते हैं। अगला जो हुआ था, अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ चीज़ें और जानिए, कुछ इसमें शर्तें थी लागू होने के लिए ना, इसको भी पढ़ना जरूरी है। शर्तों में क्या था, इसमें एक शर्त रखी गई है थी कि ये कब लागू होगा, कैसे कैसे लागू होगा, ठीक ना। तो इसका कब लागू होने के लिए, इसके लिए ये किया गया था कि कब लागू होगा, इसको तो बता दिए थे, ये 2012 तक के लिए था दोस्तों। दूसरी बात थी कि इसमें एक ये किया गया था कि जब 55 देश, कितने 55 देश और 55% कार्बन उत्सर्जन करने वाले, 55% कार्बन उत्सर्जन करने वाले 55 देश जब साइन कर देंगे तो उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो ये था, इसकी एक शर्त थी दोस्तों, इसको किया गया था। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कि कोप 13, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें कोप 13 2007 में हुआ था। ये हम महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको जो है ये टू जेड सीरीज से सारी चीज़ें पढ़ाते ही चलेंगे, है ना। सबसे अच्छा यही होगा कि हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ाते चलें, तो इससे आपके लिए क्या हो जाएगी दोस्तों, आसानी हो जाएगी। और ये कोप महत्वपूर्ण भी नहीं होता है, अगर IAS में भी पूछा जाता है उसके मेंस में या प्रीलिम्स में, तो उसमें भी जो है हर किसी को नहीं पूछा। तो इस आधार पे हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला हम लेते हैं कोप जो है 13 जो है 2007 में हुआ था। कोप 13 ये कहाँ पे हुआ था, ये 2007 में बाली में हुआ था, 2007 बाली में हुआ था, ठीक। अब 2007 ऐसे ही ये बातें चलती रहीं, उसको लागू करने के लिए कोशिश की गई, लागू की गई कौन सी चीज़ें, क्योटो प्रोटोकॉल को। लेकिन 2007 आ गया था लगभग, तो देखा गया कि ये जो देश हैं वो अच्छी तरह से कॉमनवेल्थ एबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं और इमिशन को रिड्यूस नहीं हो रहा। तो अब इस बातों को लेकर के आगे मुद्दा होने लगी कि भाई इस पर क्या हो, तो इस पर बात होने लगी थी। अब इसी में एक नया कॉन्सेप्ट आया, RED। क्या आया दोस्तों, RED। इसका ये याद रखिएगा, ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछता है, UPSC और UPPCS और बिहार PCS BPSC भी इस सवाल को पूछता है। RED का फुल फॉर्म क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, और RED प्लस, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इमिशन को रिड्यूसिंग, इमिशन जो हो रहा है, उत्सर्जन जो हो रहा है उसको रिड्यूस, उसको कम करना है, किन माध्यमों से,
ये उसको जो है डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट जंगलों को काटा जा रहा है उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन से और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और जो है ये जो फॉरेस्ट में कमी होती जा रही है दिनों दिन, उसके इनके माध्यम से उसको कम करके जो है रिड्यूस इमिशन को रिड्यूस करना। हाँ, यही चीज़ आगे चल के डबल डी प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये कब लाया गया? ये 2013 में जो 2007 में हुआ था, बाली में आया था। एक चीज़ और जान लीजिए कि 2002 में, ठीक है, 2002 में कोप 8 हुआ था। ये पहला ऐसा कोप था जो कहाँ पर हुआ था? ये भारत में हुआ था। याद रख लीजिएगा कि भारत में भी एक कोप हुआ था, वो 2002 में हुआ था, कोप 8 हुआ था। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन पे बार बार जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है बाधा उत्पन्न होती रही। इन दोनों बीचों, क्योंकि विकासशील देश बार बार ये बोलते थे कि विकसित देशों की ही जिम्मेदारी है, उन्होंने ही ज़्यादा से ज़्यादा इसका उनको किया है, इनकी वजह से ही हो रहा है। विकसित देश बोलते थे कि भाई उस समय तो इतना जानकारी ही नहीं थी, किसको पता था, ऐसे किया गया। आज जो है इसको इस आधार पे जो है तत्कालिक समस्या को हम किसी के सर पे थोप नहीं सकते हैं, इस बात को कहा गया। ठीक दोस्तों, तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विकसित देशों का ये तर्क था कि इस आधार पे हम तत्कालिक समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब अगले आगे हम चलते हैं कि देखते हैं पेरिस समझौता। ठीक है, फिर पेरिस में क्या हुआ? पेरिस समझौता ये कब होता है? 2006 में। ये जो होता है 2015 में पेरिस में समझौता होता है, इसलिए इसको पेरिस समझौता बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कोप 21 कब हुआ? 2015 में हुआ। कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। पेरिस कहाँ पर है? ये जो है फ्रांस में है। पेरिस कहाँ पे है? ये फ्रांस में हुआ। ठीक, इसमें देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण है जो आप सुन रहे होंगे, पेरिस समझौता, पेरिस समझौता, पेरिस समझौता। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। हुआ यूँ कि जब धीरे धीरे ये कोप जो है क्योटो प्रोटोकॉल पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा था दोस्तों, उसको अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा था, तब क्या हुआ? तब जाकर के इस कॉन्सेप्ट को लाया गया कि फिर आगे क्या होगा। तो 2007 में हुआ यूँ कि 2008 में मंदी आ गई। मंदी आने के बाद पूरे विश्व के देशों के सामने जो है मंदी से उभरने का सवाल खड़ा हो गया। वो ये कहाँ देखते कि भाई पर्यावरण के संदर्भ में क्या किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल भी नहीं लागू हो पाया या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, जिसमें क्या था? CBDI का कॉन्सेप्ट लाया गया था। जब ये चीज़ नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये हुआ कि भाई आगे अब क्या किया जाएगा, आगे कोई व्यवस्था की जाएगी ना। फिर जब 2012 आया तो उससे पहले ही इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि ठीक है, इसको जो है आगे बढ़ा देते हैं इन्हीं क्योटो प्रोटोकॉल को। तो इस आधार पे अगर बढ़ा देंगे फिर बातचीत चर्चाएँ चलती रहेंगी। जब उसको बढ़ा दिया गया तो क्योटो प्रोटोकॉल को, तो उसी का रूप क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल को बढ़ा दिया गया। तो इसको जो पेरिस समझौता है इसको क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल 2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं? इसका प्रोटोकॉल 2 भी बोलते हैं, है ना दोस्तों? ये क्योटो प्रोटोकॉल 2 है ना बोलते हैं। तो ये था एक्सटेंडेड था, इसी क्योटो प्रोटोकॉल को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब ये हुआ कि ठीक है भाई, ये बातें थी, सभी लोग उभर रहे थे, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया कि ठीक है तो अच्छा, अगर उसमें CBDR वाला जो था, CBDR मतलब कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका उत्तरदायित्व तय करने में ही समस्या हो रही थी। विकसित देशों के लिए जब कोई चीज़ तय की जा रही थी तो वो बोलते थे भाई हम इतना नहीं कर पाएंगे, मेरे लिए ऐसे कैसे ना कुछ कर दें, नहीं करने के लिए तैयार थे। विकासशील देशों के लिए होता था तो यही बात बोलते थे, उनके पास अर्थव्यवस्था, उनके पास आर्थिक समस्या, भाई पैसे ही नहीं है,
वित्त नहीं है। दूसरी बात बोलते हैं उनके पास तकनीकी नहीं है। तीसरी बात मैन पावर नहीं है उनके पास। चौथी बात स्किल जो है मतलब कि कुशल जो है विशेषज्ञ नहीं है। शोध और विकास का R&D जिसको बोलते हैं उसकी फैसिलिटी नहीं। तो तरह तरह की बात होती, तो दोनों में अंतर्द्वंद होता रहता था, ये तो लागू ही नहीं हो पाई। तब क्या हुआ कि ये बात हुआ, तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया INDC। क्या लाया गया पेरिस के लिए? पेरिस में एक नया पेरिस समझौते में INDC का कॉन्सेप्ट लाया गया। INDC मतलब होता है इंटेंडेड नेशनली INDC डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र आधारित निर्धारित सहयोग योगदान है ना, राष्ट्र स्तरीय निर्धारित सहयोग उनका क्या कंट्रीब्यूशन या योगदान, सहयोग नहीं योगदान किया गया, ये कॉन्सेप्ट लाया गया। अब इसको समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट है क्या, INDC क्या है। तो INDC में एक इसके पीछे धारा है कि प्रत्येक देश अपने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जो है क्या निर्धारित करेंगे, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। प्रत्येक देश अपनी इच्छा से क्या करेंगे, एक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, ठीक है। लक्ष्य निर्धारण करेंगे और उस लक्ष्य निर्धारण के लिए वो क्या बताएंगे, वह उपाय बताएंगे, वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उपाय बताएंगे, उन उपायों की लिस्ट को क्या बोलते हैं, INDC बोलते हैं। जो देश, इसका मतलब देश अपनी स्वेच्छा से, अपनी वॉलंटरी से, ठीक है, अपनी स्वेच्छा के आधार पे जो लक्ष्य तय करते हैं और उनके लिए जो उपाय बताए हैं उनकी लिस्ट को क्या बोलते हैं, INDC बोलते हैं। इसीलिए इसका जब रिव्यू मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी रिव्यू बोलते हैं। इसकी जो याद रखिएगा दोस्तों, वॉलंटरी रिव्यू रिपोर्ट अक्सर आती रहती है, हर 2 साल में इसकी वॉलंटरी रिव्यू रिपोर्ट आती है। ये क्या है, यही INDC को कि इसके लक्ष्य कहाँ तक पहुँचा, इसमें प्रयास जो किया जा रहा उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही, उसके लिए वॉलंटरी रिव्यू रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक दोस्तों। तो ये चीज़ लाया गया किस में, ये हुआ पेरिस। याद रखिएगा हम किसकी बात करें, पेरिस में ही बात करें। पेरिस फ्रांस के समझौते में एक नए कॉन्सेप्ट को भी लाया गया। अब इसके लिए अगर ये चीज़ें देखते हैं तो भारत ने भी कुछ चीज़ें लागू किया, ठीक है दोस्तों। एक और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लाई गई। अब इसमें देख लेते हैं पेरिस में और क्या क्या। पेरिस समझौते में ये भी बात किया गया कि पेरिस समझौते में जो है सभी देश मिल करके, ठीक है, मिल करके जो वैश्विक तापमान है, इस वैश्विक तापमान को जो है 2 याद रखिएगा 2 डिग्री सेल्सियस को से मतलब कि किसे कम मतलब कि रखने की कोशिश कीजिए, रखा जाएगा, जबकि कोशिश ये की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ही बना रहे। याद रखिएगा कोशिश की जाएगी इतना ही बना रहा, और जबकि लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उससे कम ही रखा गया। ये बात थी, ठीक है। दूसरी बातें दोस्तों थी इसमें कि ये वही समय था जब क्या हुआ था, जब जो है IPCC के बारे में हम आपको पढ़ा चुके थे। IPCC का मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। ये आप जानते होंगे, ये क्लाइमेट चेंज पर ये रिपोर्ट है जो इसका अध्ययन करती है। यह जो है तब तक अपनी पाँचवीं रिपोर्ट जारी कर दी थी ना, 5th रिपोर्ट जारी कर दी थी। इस 5th रिपोर्ट में इसने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। इसकी 5वीं रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर जिस हिसाब से ये देश अपने प्रयास कर रहे हैं या क्योटो प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे थे, अगर यही लोगों की कार्यवाही का दर रहा, यही ऐसे ही होती रही, तो ये 21वीं शताब्दी आते आते क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान हो जाएगा।
है ना, इसने ये भी बात बोला। उसने और भी चीज़ें बोली कि अगर ऐसे ही हाल रही तो और भी समस्याएं होंगी। तो इस आधार पे इस चीज़ को 1.5 डिग्री सेल्सियस ही रखा गया। और चीज़ें की गई कि अगर इसमें एक चीज़ और था कि जो देश थे, हाँ अगले पॉइंट था कि 2050 आते आते पूरे देश ये कोशिश करेंगे कि जीवाश्म ईंधन की क्या कर देंगे, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को क्या कर देंगे, ये बंद कर देंगे। ईंधन के उपयोग को 2050 तक ये क्या करेंगे, सारे देश बंद कर देंगे। ये एक बातें की गई। दूसरी बातें ये भी की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। हर प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में इन लक्ष्यों की क्या की जाएगी, प्रत्येक 5 वर्ष में लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी, है ना? समीक्षा की जाएगी कि हर देश किस आधार पर कहाँ तक काम किया जाए, है ना, समीक्षा की जाएगी। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए किसमें, पेरिस समझौते में किए गए। इसमें एक चीज़ और भी किया गया पेरिस समझौते में, उसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के लिए बात की गई थी। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, इसके लिए ये कहा गया कि जो विकसित देश हैं वह अपनी जिम्मेदारी, वह अतीत की अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए विकासशील देशों की मदद करने के लिए एक फंड की स्थापना करेंगे। उस फंड का नाम रखा गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। इस फंड के माध्यम से उन देशों को मदद दी जाएगी जो गरीब हैं, अविकसित हैं एवं विकासशील हैं। उनको जो है तकनीकी के लिए, एक्सपर्ट के लिए, विशेषज्ञ के लिए जो है क्या किया जाएगा, सहायता दी जाएगी इसी फंड से। इसके लिए ये कहा गया कि इसकी स्थापना 2020 में की जाएगी और इसमें प्रत्येक विकसित देश है ना, वो प्रत्येक विकसित देश प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर, ठीक है, 100 बिलियन डॉलर जो है इसमें क्या करेगा, योगदान देगा और इसको जो है विकासशील एवं विकसित एवं अविकसित देशों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इसमें किया गया था। ये महत्वपूर्ण बातें ये पेरिस समझौते के तहत किया गया था। अब आगे भी हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का INDC आगे देखते हैं। INDC तो आप सबका देखा जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा भारत का देख लीजिए, थोड़ा आप जो है और लोगों का भी INDC देख लीजिए, जिसमें कि INDC हमने बता चुके हैं कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना। हम इसमें देखते हैं अलग अलग देशों के कि उन देशों ने क्या क्या कोशिश किया है, क्या लक्ष्य रखे। तो हम सबसे पहले देखेंगे EU, है ना, कि EU के देशों ने मिल करके INDC के लिए क्या प्रावधान क्या किए थे। तो उन्होंने ये बोला है कि वो जो है 2030 तक, पहला इसमें पॉइंट था कि 2030 तक जो है ये 40%, ठीक है, अपने जो है जीवाश्म ईंधन का वो 40% जो है कटौती कर देंगे। किसकी तुलना में, ये 1990, है ना, 1990 की तुलना में ये जो है वो 2030 तक जो है 40% की कटौती कर देंगे जीवाश्म ईंधन में। दूसरा, इन लोगों ने ये निर्धारित किया कि जो इसमें 2050 तक जो है ये क्या करेंगे, जीरो, याद रखिएगा, जीरो कार्बन इमिशन करेंगे, जीरो कार्बन इमिशन, है ना। इसका मतलब ये हुआ जीरो कार्बन इमिशन का, या तो ये उत्सर्जन नहीं करेंगे, या तो उत्सर्जन जितना करेंगे उससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, ये कंज्यूम कर लेंगे, वृक्ष लगा करके उससे ज़्यादा जो क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इन बातों को इन लोगों ने दी। अब देख लेते हैं अमेरिका, तो जैसा कि बाहर ही हो गया। चीन का भी देख लेते हैं। चीन का INDC क्या था, इसको इसलिए आपको हम पढ़ा रहे हैं कि जिससे आप तुलनात्मक अध्ययन करने में मदद मिलेगी। और तुलनात्मक अध्ययन जो है वह IAS में सामान्यतः अक्सर काम आता है, चाहे उसका मेंस लिखिए या तो उसकी PT की बात करिए, या तो इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण ये काम करता है। सेम चीज़ ये होता है PCS की भी केस में, ऐसी ही यही
बातें हैं। तो चीन का अगर देखते हैं तो चीन ने क्या बोला है, उसने बोला है कि यह जो है 2030 तक 2005 का जो है 60 से 65% जो है ये कार्बन तीव्रता हो। इसने क्या बोला, इसने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की तीव्रता है ना, उत्सर्जन तीव्रता ये जो है 60 से 65% क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, किसकी तुलना में, 2005 की तुलना में। ये महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये भी कहा कि ये 2030 तक जो है ये, इन्होंने दूसरे इनकी पॉइंट थी चीन का कि 2030 तक ये क्या करेगा, 20% गैर जीवाश्म, जो भी इसकी ऊर्जा है वह ऊर्जा की खपत का 20% जो है गैर जीवाश्म से चीन करने का लक्ष्य निर्धारित किया कि ये जो है इतना इस तरह के करेगा, अब चीन किएगा। तो ये चीज़ होगा। अब हम देख लेते हैं भारत का INDC जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में, मेंस में लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो फुल फॉर्म से याद करते जाइए। INDC का फुल फॉर्म होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद CBDR का भी हमने आप लिखा दिया है, आप बैक में वीडियो को करके आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखिए। तो अब भारत का देखते हैं, भारत का, ठीक है, भारत का INDC फिर से एक बार लिख लीजिए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या था, ये भारत का। इसमें भारत के इसमें क्या क्या पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली पॉइंट कि भारत ने क्या किया, अपनी जीवन शैली, क्या किया, इस जीवन शैली पे फोकस किया है। इस इंटेंडेड में लिखा है कि उसने, वह भारत जो है अपनी जीवन शैली, लोगों की जीवन शैली को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा और जो है ऐसी जीवन शैली, सतत जीवन शैली को बढ़ावा देगा। सतत जीवन शैली को ये बढ़ावा देगा, इंडिया, भारत देगा। दूसरी बात, ये परंपरा और संरक्षण पे आधारित, परंपरा और संरक्षण पे आधारित जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देगा। दूसरी पहली बात इसको इंडिया ने लग गया। फिर इसने लगी, भारत का अगला है कि क्लीन आर्थिक विकास, स्वच्छ तकनीकी, स्वच्छ आर्थिक विकास। क्या बात किया, स्वच्छ आर्थिक विकास जो भारत करेगा, आर्थिक विकास, स्वच्छ आर्थिक विकास, उसमें जो है आर्थिक विकास जो होगी वो क्या होगी, वह स्वच्छ तकनीक पे आधारित होगी। किस पे, स्वच्छ तकनीक पे आधारित होगी, ठीक है। ये स्वच्छ तकनीक पे आधारित होगी, सतत होगी, सतत मतलब सस्टेनेबल होगी, सस्टेनेबल होगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बात हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसके लिए भारत ने एक बात और बोला कि वो जो है गैर जीवाश्म, भारत का ये था कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से जो है, ये गैर जीवाश्म ईंधन का 40% ऊर्जा, है ना, 40% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा, गैर जीवाश्म से। कब तक, 2030 तक। इसमें कोई संदेह नहीं, इंडिया इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा, क्योंकि इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इसने ये भी एक कोशिश किया, हरित जलवायु कोष, भारत ने जो है हरित जलवायु कोष, क्या, हरित जलवायु कोष की भी स्थापना करने की बात किया। इसके माध्यम से, ये हरित जलवायु कोष के माध्यम से जो है हरित प्रौद्योगिकी या स्वच्छ तकनीकी को विकसित करने के लिए फंड दिया जाएगा। ये चीज़ जो है कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, ये कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, ठीक है। भारत ने ये भी निर्धारित किया कि ये कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, ठीक है, यह तीव्रता 33 से लेकर के 35% तक कम कर लेगा, ठीक है, कम करेगा। कब से कब तक के, यह 2005 की तुलना में, 2005 की तुलना में भारत जो है
कार्बन उत्सर्जन तीव्रता अपने 2005 की तुलना में 33 से 35% तक कम कर लेगा। अब आपको एक सवाल आया हुआ, एक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता क्या है। एक बात इसको आप ध्यान रखिए, अधिकांश देशों ने जो है कार्बन उत्सर्जन अन्य बातों को ध्यान में रखा, लेकिन भारत ने जो है अपने लक्ष्य में INDC में एक सबसे महत्वपूर्ण जिस पॉइंट को रखा, उस पॉइंट का नाम है कि कार्बन इंटेंसिटी। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन क्या बात को रखा उसने, याद रखिएगा, उसने ये बात बोला है कि कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, ये चीज़ महत्वपूर्ण है ना, तीव्रता, इसको आप समझिए। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन इमिशन इंटेंसिटी, है ना। इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है प्रति व्यक्ति नहीं, भारत जो है प्रति GDP अपना उत्सर्जन कम करेगा। प्रति GDP इसका मतलब क्या होगा, भारत में जो है भारत की GDP जैसे बढ़ेगी वैसे ही ऑटोमेटिक क्या होगी, ये इंटेंसिटी कम होती ही जाएगी। और जैसा कि स्पष्ट है कि कोविड नहीं होता तो ये हमेशा जो है अक्सर भारत जैसे देशों की GDP बढ़ती ही बढ़ती। इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला क्या है, कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन बटे GDP, ठीक है, GDP। इसका मतलब कि एक GDP पर कितना जो है कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, भारत जो है विश्व में सबसे न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन तीव्रता वाला देश, सबसे न्यूनतम, इतना मतलब कि बहुत ही कम। अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत उत्सर्जन बहुत ही कम कर रहा है, किस नज़रिए से, कार्बन उत्सर्जन तीव्रता के नज़रिए से। तो इस चीज़ को भारत ने रखा है कि ये जो है इतना % कम कर लेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो भारत ने रखा वो रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है वह भारत जो है 2005 की तुलना में जो है यह 2.5 to 3 बिलियन टन, है ना, 3 बिलियन टन, 3 बिलियन टन जो है, 2.5 से 3 बिलियन टन जो है भारत जो है अवशोषण कर लेगा। ये अवशोषण किस माध्यम से होगा, या तो पेड़ों को लगा करके किया जा सकता है, या तो जो है उसका उत्सर्जन ही कम कर दीजिए, इस आधार पे किया जा सकता है। ठीक। दूसरी बात भारत ने क्या रखा है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को मेहनत से पढ़ते जाइए, पॉइंट करके नोट्स करते चले जाइए, ठीक है। और भारत ने अपने INDC में किस पॉइंट को रखा है, अनुकूलन को बढ़ाने के लिए इसने बोला है, ठीक है, कि भारत जो है अनुकूलन मतलब एडॉप्शन, अनुकूलन को बढ़ावा दिया जाएगा, अनुकूलन, है ना। याद रखिएगा ये सारी पॉइंट किसकी चल रही है, INDC का, भारत का INDC की बात की ये पॉइंट चल रही है ना। अनुकूलन को बढ़ावा, अनुकूलन मतलब क्या होता है, अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को भारत ने रखा है। दूसरी अन्य महत्वपूर्ण बात क्या है, वित्त का प्रवाह। भारत जो है अब इसमें अपने INDC में वित्त के प्रवाह की भी बात किया है। इसके लिए इसने क्या दो बातों को किया कि घरेलू स्तर से पर भी स्वच्छ तकनीकी के लिए जो है वित्त की व्यवस्था की जाएगी, स्वच्छ तकनीक के लिए। और इसके लिए जो है वैश्विक स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से भी जो है सहयोग लिया जाएगा, ठीक है, सहयोग लिया जाएगा, सहयोग, सुझाव एवं अनुभव विदेशी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी लिया जाएगा। इस बात को भी किया भारत ने। तकनीक का विकास एवं हस्तांतरण की बात किया, तकनीक का विकास, ठीक दोस्तों, किस बात किया, तकनीक का विकास एवं हस्तांतरण मतलब कि ये हुआ कि ऐसे देश जिनके पास तकनीकी है उनसे जो है तकनीक का विकास, उनसे हस्तांतरण किया जाएगा और उनके सहयोग से जो है तकनीक का विकास भी किया जाएगा, ठीक। अब आगे अगर देखा जाए दोस्तों कि इसके लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किया है,
ठीक है। तो अब इस INDC को प्राप्त करने की दिशा में रणनीति भारत ने क्या इस मतलब इसको ऐसे ही अपना लक्ष्य ही रख दिया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत कोई काम भी कर रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रीलिम्स मेंस में बहुत काम आने वाला है। IAS में तो सामान्यतः विशेष तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2015 से IAS जो है इन्वायरमेंट पर से कितना अच्छा सवाल पूछ रहा है, वो भी इंटरनेशनल जो चल रहे हैं प्रयास चल रहे हैं उनसे अच्छा खासा सवाल पूछ रहा है। तो इस संदर्भ में देखा जाए कि भारत ने INDC को प्राप्त करने की क्या रणनीति बनाई है, ठीक है। भारत का INDC को प्राप्त करने के उपाय या क्या कदम है ना, क्या कदम लिए उपाय किए गए हैं या क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ बातों को आप ध्यान देते जाइए। वो क्या है, पहला कि ये भारत जो है कोयले पर सेस लगाया है, जिसको स्वच्छ कोयले पर सेस है ना, इस सेस को क्या बोलते हैं, इस सेस को ये भी बोला जाता है स्वच्छ कर भी बोलते हैं ना, स्वच्छ कर भी बोला जाता है। दूसरा ये एक नाम है। दूसरा है एक नया इक्वेटर प्रिंसिपल है ना, इक्वेटर प्रिंसिपल। ये इक्वेटर प्रिंसिपल क्या है, इक्वेटर मतलब वही भूमध्य सागर, सॉरी भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि RBI ने एक गाइडलाइन जारी किया है। उसने बोला है कि ऐसे देश जो है उन परियोजनाओं को, बैंक जो है ऐसी परियोजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता देंगे जो हरित संवेदनशील हैं। क्या है, हरित संवेदनशील है ना, हरित संवेदनशील हैं। उन योजनाओं को जो है बैंक क्या देंगे, बैंक वरीयता देंगे, ठीक है। ऐसी योजनाओं को बैंक वरीयता देंगे। ये है। दूसरा है प्राथमिकता वाले ऋण। फिर प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण है ना, प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण। ये प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण में क्या है दोस्तों, इसमें आप जानते होंगे कि प्राथमिकता जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके तहत ऐसे जो है योजनाओं परियोजनाओं को सूक्ष्म को दिया जाता है जिससे समावेशी विकास, जैसा कि आपको पता है समावेशी विकास होगा तो बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही जो है निदान हो जाएंगी। जिसमें दिया था क्या है, जीवन शैली बढ़ाने का, सतत विकास की बातें ऐसे ही हो जाएंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर ये हो गया। उसके बाद सूक्ष्म और क्लीन ऊर्जा को भी इसमें शामिल किया गया है। ये भारत क्या कर रहा है, इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, कंपनी अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, कंपनी